नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले अब तेज होते जा रहे हैं। रावण वाली टिप्पणी के बाद अब कर्नाटक से कांग्रेस के पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा का कहना है कि केंद्र सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भस्मासुर बताया है। वो पहले भी साल 2017 में प्रधानमंत्री को आधुनिक भस्मासुर कहकर संबोधित कर चुके हैं। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चुनाव में लोगों से अपना चेहरा देखकर वोट करने के लिए अपील करते हैं। क्या आप रावण की तरह 100 सिर वाले हैं? इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था। उनकी इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा था कि मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं। वो वही कहेंगे जो कहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि ये राम भक्तों का गुजरात है। राम भक्तों की भूमि पर उन्हें मोदी जी को 100 सिर वाला रावण कहने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल यानी कि रविवार की रात राजस्थान में प्रवेश करेगी। झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश कर रही यात्रा 18 दिनों तक राजस्थान में रहेगी। इस दौरान ये यात्रा 6 जिलों में करीब 495 किलोमीटर का सफर भी तय करेगी और फिर हरियाणा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करेगी। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया है। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अपनी व्यक्तिगत रंजिश को किनारे रखकर पूरी तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। उधर उनकी यात्रा रोकने की धमकी देने वाले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला की अगर मैं बात करती चलूं तो विजय बैसला भी अब मान गए हैं। इससे उम्मीद है कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा को कोई विघ्न नहीं होने वाला। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस बार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी कदम रख दिया है। ये पार्टी पहली बार ये चुनाव लड़ रही है। AIMIM ने दिल्ली के 15 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये सभी वार्ड में मुस्लिम बहुल है और ऐसे में माना जा रहा है कि इन वार्डों में ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सियासी समीकरण को गड़बड़ा सकते हैं। इन वार्डों में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर प्रचार किया है। शाहीन बाग, बाटला हाउस और जगतपुरी में कई ऐसे वार्ड हैं जहां मुस्लिम मतदाता हर चुनाव में प्रत्याशियों की जीत हार में निर्णायक साबित होते हैं और ऐसे में AIMIM के उम्मीदवार इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। सतारा से भारतीय जनता पार्टी सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आज यानी कि 3 नवंबर को एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो लगातार अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दरअसल वो शिवाजी महाराज पर विवाद वाले बयान देने के बावजूद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु महाराज पर कोई कार्रवाई होता हुआ नहीं देखकर नाराज है। 3 दिन पहले सांसद उदयन राजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर भावुक भी हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। इस वक्त वो राज्यपाल को महाराष्ट्र से वापस भेजने की मांग लगातार कर रहे हैं। अपने गढ़ सातारा से रायगढ़ किले की तरफ अपने समर्थकों के साथ शिवाजी सम्मान यात्रा भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर फिल्म नायक के अनिल कपूर की तरह एक्शन में नजर आए। वो मंच से भाषण दे रहे थे। इसी दौरान शिकायत मिली तो मंच से ही जिले के CMHO माइनिंग अफसर के अलावा 2 इंजीनियरों के निलंबन की घोषणा भी कर डाली। मध्य प्रदेश में लागू पेसा एक्ट के लिए जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में अब खदान के मामलों में ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया जाएगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अपना जीवन भगवान राम की तरह नहीं जीते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां एक रैली में एक पुजारी के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि महात्मा गांधी की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश हे राम जीवन जीने का तरीका है। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश से गुजर रही है और शुक्रवार शाम को आगर मालवा जिले में रुकी। उन्होंने कहा कि हे राम जीवन जीने का तरीका है। इसने पूरी दुनिया को प्यार, भाईचारा, सम्मान और तपस्या का मतलब सिखाया। इसी तरह जय सिया राम का अर्थ है सीता और राम एक है और भगवान राम ने सीता के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी। जय श्री राम का मतलब है कि भगवान राम की जय हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उनकी तरह जीवन नहीं जी रहे हैं और महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार करार दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी में ऐसे नेताओं की वापसी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको हम बताते चले कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। सिंधिया के नेता तोड़ने से उनके साथ के 22 विधायक भी कांग्रेस से अलग हो गए और इसी के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई। जयराम रमेश ने कहा कि सिंधिया एक गद्दार है, असली गद्दार है और 24 कैरेट के गद्दार है। कपिल सिब्बल जैसे लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद गरिमापूर्ण चुप्पी बनाई रखी है, उन्हें कांग्रेस में लौटने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया या हिमंत विश्व शर्मा जैसे लोगों को नहीं दी जा सकती। कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी की क्या साल 2024 में अमेठी में वापसी होगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल राहुल गांधी की मध्य प्रदेश से गुजरती यात्रा के बीच सुर्खियों में आ गया है। इंदौर में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो अगला चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने पहले सवाल को पदयात्रा के उद्देश्य से भटकाने वाला बताया, फिर कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा इस साल के 1.5 साल बाद इसका पता चल जाएगा कि इस सवाल ने एक बार फिर से अमेठी की मीडिया को याद दिला दिया है और ये जानने के लिए भी राहुल की पदयात्रा इस इलाके में कैसा असर पैदा कर सकती है जिसे गांधी परिवार अपना घर बताता है। पिछले 45 सालों से गांधी परिवार का अमेठी से गहरा नाता रहा है। साल 2019 में पराजय के पहले राहुल गांधी ने लगातार 3 बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी और आपको हम बताते चले कि सोनिया गांधी ने भी अपनी संसदीय पारी की शुरुआत 1999 में इसी क्षेत्र से की थी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के जिला प्रमुखों की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने ये वादा किया कि भविष्य में वो महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री दे सकते हैं। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं बिहार की तर्ज पर रश्मि ठाकरे की ताजपोशी की तैयारी तो नहीं है। इस संभावना को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। हाल ही में आदित्य ठाकरे बिहार दौरे में तेजस्वी यादव से मिलकर आए हैं, महाराष्ट्र भर में घूम रहे हैं, काफी सक्रिय है, लेकिन वो निकट भविष्य में तेजस्वी यादव की तरह डिप्टी सीएम बन सकते हैं। सीएम नहीं, सवाल महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री का है, ठाकरे गुट की शिवसेना का नहीं। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे महिला मुख्यमंत्री देने की बात उठा रहे हैं तो उनके मन में किसका ख्याल है? हालांकि उन्होंने सीधे सीधे तो महिला मुख्यमंत्री की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की तरफ से एक कर्मठ मुख्यमंत्री देंगे। वो कोई पुरुष भी हो सकता है और कोई महिला भी हो सकती है। हिमाचल में कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार आधा दर्जन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन 4 बार के विधायक रह चुके और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का दावा सबसे ज्यादा प्रबल माना जा रहा है। प्रदेश में शांता कुमार के अलावा कोई ब्राह्मण नेता मुख्यमंत्री नहीं बना है। शांता कुमार 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो एक बार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। शेष सभी जो अब तक हिमाचल में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं वो सभी चेहरे राजपूत ही रहे हैं। अब ऐसे में अगर मुकेश अग्निहोत्री अपनी सीट निकाल पाते हैं और कांग्रेस आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाता है तो वो राज्य के दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही।